Hello everyone. Good evening all of you. सभी को गुड इवनिंग। एक बार बताएंगे साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल आप तक जा रही है? साउंड चेक करके सभी लोग बताएंगे। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेक्चर 2 देखेंगे किसका? इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आज लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में एरर के बारे में हम लोग पढ़े थे। एरर, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो लेक्चर 1 में एरर के बारे में पढ़े थे और टाइप्स ऑफ एरर हम आपको बताए थे, जो टाइप्स ऑफ एरर बताने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एरर की बात कर ले, तो हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ एरर में एरर जो है 3 तरह का होता है। एरर जो है 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो 3 टाइप में हम आपको बताए थे, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। एरर 3 टाइप का होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। क्लियर है? चलिए, ग्रॉस एरर ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करता है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रॉस एरर के लिए, मीन्स ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रॉस एरर के लिए। डिटेल में हम आपको बताएंगे, जैसे कि जब आप कैलकुलेट करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उस समय जो एरर आता है, तो उस तरह की एरर को हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। या फिर आप इंस्ट्रूमेंट का जो एप्लीकेशन, उसको आप सही तरीका से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ग्रॉस एरर में। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई है आपके सिलेबस का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको दिखेगा। टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, 3 टाइप का एरर होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो है फिर 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ग्रॉस एरर ऐसा एरर होता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एरर, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रॉस एरर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन बीइंग। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर जो सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये 3 टाइप का होता है सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना मेजरमेंट करने के लिए, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ओम मीटर, ये सब डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। और इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रोड्यूस करेगा एरर? तो जैसे इंस्ट्रूमेंट का अगर आप मिसयूज करते हैं, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेंगे तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। या एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होता है वो क्या करता है? एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। या फिर सही से इंस्ट्रूमेंट का बनावट नहीं तो उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस करेगा। इन्वायरमेंटल एरर ऐसा एरर होता है जो इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये आउटसाइड फैक्टर होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये सब के कारण जो एरर प्रोड्यूस हो गया वो इन्वायरमेंटल एरर में आ जाएगा। और ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसा एरर होता है जो ऑब्जर्वेशन के दौरान, जब आप ऑब्जर्व करते हैं उसके दौरान जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। और एक आपका टाइप हो गया रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम लोग कहते हैं
ये जो एरर होता है रैंडम एरर, नाम ही है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है अचानक, एकाएक, जिसके बारे में पहले से आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस तरह के एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। और रैंडम एरर ये अचानक आता है। जैसे मान लीजिए साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल लेकर के गए, बीच रास्ते में चैन टूट गया, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो रैंडम हो गया, मीन्स अचानक कोई ऐसा एरर जिसके बारे में पहले से आपको पता नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है, रैंडम एरर बोलते हैं। अभिमन्यु, त्रिशा, मृणाल, राधे कृष्ण, चलिए बच्चों, तो ये टाइप्स ऑफ एरर हो गया, टाइप्स ऑफ एरर। अब इसमें सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिखता है, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला, फर्स्ट वन, पहला जो एरर है दैट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर हम आपको बताए, ग्रॉस एरर किसके कारण होता है, तो ह्यूमन बीइंग के कारण होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एरर। इस तरह के एरर के लिए हम लोग जिम्मेवार होते हैं, ह्यूमन बीइंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एक्सपेरिमेंटर होता है, एक्सपेरिमेंटर जो लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, वो इस एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज टाइप्स ऑफ एरर mainly comprises of human mistakes in reading instruments and recording and calculating measurement result, ठीक है ना। इस तरह के एरर में ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह से ये गलती कर सकता है, तो जब आप रीडिंग लेते हैं, डेटा लेते हैं, उस समय में गलती कर सकते हैं, या फिर डेटा को रिकॉर्ड करने में गलती कर सकते हैं, कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हैं, मेजरमेंट के दौरान ये सब भूल होती है, मानवीय भूल है, और ये गलती, इस तरह का गलती होता है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं तो सही से कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो उसके कारण एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरर। एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट करता है, आप लैब में गए, लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, मीन्स आपको एक्सपेरिमेंटर बोलेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट करता है वो इस एरर के लिए जिम्मेवार होता है। जब भी ग्रॉस एरर आए, मीन्स ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है, ठीक है ना। सम ग्रॉस एरर्स आर इजिली डिटेक्टेड वाइल सम आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। कुछ ग्रॉस एरर को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ ग्रॉस एरर जो होता है उसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। सम ग्रॉस एरर आर इजिली डिटेक्टेड, आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, वाइल सम आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और कुछ को जो है डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। कुछ को डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। कुछ एरर को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ एरर को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस एरर हो गया जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर है? सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार, क्लियर है? ग्रॉस एरर में कोई डाउट? अगर किसी तरह का डाउट है इसमें तो बताइए। टाइप्स ऑफ एरर बता रहे हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ एरर बता रहे हैं, जिसमें पहला हम आपको ग्रॉस एरर बताए हैं, ग्रॉस एरर फर्स्ट, और इसके बाद सिस्टमैटिक एरर बताएंगे। सिस्टमैटिक एरर में ये तीनों देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। ये तीन जो है हम लोग सिस्टमैटिक एरर के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक एरर के अंदर में ये तीनों टाइप को पढ़ेंगे। चलिए, ग्रॉस एरर में ही, ग्रॉस एरर में ही these errors can be avoided by taking great care in reading and recording the data। और इस तरह के एरर, ग्रॉस एरर को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, तो जब हम लोग रीडिंग लेंगे तो केयरफुली रीडिंग लेंगे, ठीक है ना, या फिर रिकॉर्ड करेंगे डेटा को तो केयरफुली करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो केयरफुली करेंगे, मतलब ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो एरर कम होगा। आप किसी भी काम को अगर ध्यानपूर्वक करते होंगे तो उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। वही आप लापरवाही से करेंगे तो वहाँ पे एरर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे डेटा को, जब भी रीडिंग लेंगे, जब भी कैलकुलेट करेंगे तो सावधानी बरतेंगे, तो ये जो ग्रॉस एरर है ये मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो 2 or 3 or even more रीडिंग शुड बी टेकन फॉर द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। जो भी चीज को आपको मेजर करना है तो
तो उसका 2, 3, 4 वैल्यू लेंगे। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो सिंगल वैल्यू लेकर के नहीं चलाते हैं, उसको 2-3 बार चेक करते हैं जो क्या सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे रीडिंग लेना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क कह सकते हैं, या वहाँ पे गलती होने का चांस रहता है। जब भी प्रैक्टिकली आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वहाँ पे गलती होने का चांस होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग रीडिंग लेंगे तो 2, 3, 4 रीडिंग लेंगे। अगर हम लोग 2, 3 रीडिंग लेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा जो डाटा अगर सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जो रीडिंग ले रहे हैं वो मेरा रीडिंग क्या है, सही है। तो 2, 3, 4 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है ना, वहाँ से करेंगे। कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स, incorrect adjustment and improper application of instrument can lead to gross error। improper application of instrument, ध्यान दीजिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। improper application of instrument कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट का आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट का आपको जानकारी होना चाहिए, उसका यूज कैसे करना है, प्रॉपर यूज कैसे करना है, इसका जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो या तो आप कंप्यूटेशनल मिस्टेक कर रहे हैं, मीन्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। या फिर इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, सही से एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ग्रॉस एरर मीन्स इस तरह का एरर जो है मेनली ह्यूमन बीइंग के द्वारा आता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एरर। बस इतना चीज को ध्यान में रखना है और इसको लिख देना है। नेक्स्ट जो एरर होगा वो होगा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर हम आपको बताए, सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप का होगा, तो सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है। आप तीनों टाइप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप का सिस्टमैटिक एरर होता है। पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हो गया इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जैसे मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट का आप मिसयूज करते हैं, सही से यूज नहीं करते हैं, तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। या एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे पुराना होगा वो क्या करता है, एरर को प्रोड्यूस करता है। जैसे खुद में देख लीजिए, बचपन में जो हम लोग का मेमोरी पावर था, वो मेमोरी पावर धीरे धीरे रिड्यूस होते चला जाता है, घटते चला जाता है। एक 10 साल का बच्चा और एक 60 साल का बच्चा, 60 साल का जो पुरुष हैं, तो दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है ना, मेमोरी पावर में। मीन्स एरर कह सकते हैं, एक तरह से एरर प्रोड्यूस करना आप शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपका मेमोरी पावर क्या होता है, कम होते चला जाता है। तो उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट में जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज होगा, पुराना होते जाएगा, वो ज़्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा। एक साइकिल, मोटरसाइकिल जब फर्स्ट डे जो आप यूज करते हैं, पहला दिन खरीद के लाए, और 5 साल बाद जो उसी साइकिल को आप यूज करेंगे, दोनों में अंतर आता है। आप स्पीड में देखेंगे, हर एक चीज़ में आपको डिफरेंट दिखेगा, ठीक है ना, आपको डिफरेंस दिखता है। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होगा एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेकेंड इन्वायरमेंटल एरर, ये इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे इन्वायरमेंट में अगर डस्ट पार्टिकल है, ह्यूमिडिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा। अगर डस्ट पार्टिकल होगा तो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देगा डस्ट पार्टिकल के कारण। आप देखेंगे पंखा वगैरह पे अगर डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है, या किसी इंस्ट्रूमेंट पे अगर डस्ट पार्टिकल होता है, तो वो धीरे धीरे उसको खराब कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो इन्वायरमेंटल एरर है, इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, ढक देंगे इंस्ट्रूमेंट को, जिससे डस्ट पार्टिकल वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह से वो बच सके, ठीक है ना। तो केयर करके, ढक करके यूज करने के बाद तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, ये ऑब्जर्वेशन जब आप डेटा लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वैल्यू को, उस समय में इस तरह का एरर प्रोड्यूस करता है, होता है, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। तो ये तीनों एरर को हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट वन इन्वायरमेंटल एरर, सॉरी, फर्स्ट वन हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंट एरर जो भी बोलिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑकर ड्यू टू शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट कमिंग मतलब खराबी होता है, शॉर्ट कमिंग मतलब खराबी,
ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आता है तो उसके कारण ये एरर प्रोड्यूस हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का अगर आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस करता है। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप सही से यूज नहीं करते हैं। लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पे अगर लोडिंग इफेक्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, लोड बढ़ाते हैं, तो उसके कारण क्या है, लोडिंग इफेक्ट के कारण भी एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। या एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इसमें लिख सकते हैं, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होगा, इंस्ट्रूमेंट, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एजिंग का मतलब होता है पुराना, जैसे जैसे होगा पुराना, जैसे जैसे पुराना होगा ये एरर प्रोड्यूस करता है, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, तो इन्वायरमेंटल एरर, दीज एरर्स ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण एरर प्रोड्यूस करता है। लाइक जैसे कि ह्यूमिडिटी, नमी के कारण, डस्ट पार्टिकल के कारण, वाइब्रेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण, खास करके कंपास से जो आप जब भी मेजर करते हैं तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर वातावरण में है तो उसके कारण कंपास का नीडल जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, वो वेरिएशन होता है उसमें, वो रीडिंग लेने में दिक्कत करता है या फिर गलत रीडिंग दे सकता है, ठीक है ना। तो डस्ट पार्टिकल, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, वाइब्रेशन हो गया, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस हो गया उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे, ठीक है ना। और केयर करके, इंस्ट्रूमेंट को केयर करके, जैसे कि आप जब इंस्ट्रूमेंट का यूज किए तो उसको ढक देंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ढक देंगे तो एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह से बचेगा, ठीक है ना। इसमें तीसरा जो है दैट इज ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के दौरान इस तरह का एरर देखा जाता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर may produce different result when sound and light measurement are involved since no two observer possesses the same physical response, ठीक है। देखिए जब आप साउंड और लाइट का मेजरमेंट करते हैं, जब आप साउंड और लाइट, ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग साउंड अलग लाइट होगा, ठीक है ना। तो जो दो ऑब्जर्वर है, आप लैब में खास करके ऐसा देखेंगे, मान लीजिए एक ग्रुप आपका है और एक ग्रुप आपके दोस्त का है, तो दोनों सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट उसका वैल्यू जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। मीन्स ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ ना कुछ आपको वैल्यू आएगा ही। इवन कि आप रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेते टाइम में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है, आपको खुद में, आप एक ही रीडिंग को 4-5 बार 6 बार लीजिए तो कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मिड वैल्यू होता है, मान लीजिए 6 रीडिंग हम लिए, 6 रीडिंग में जो मिड वैल्यू होगा सबका, ठीक है ना, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, बीच वाला। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान वेरिएशन आता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, तो इस तरह के एरर को हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट वन एरर का जो लास्ट हो गया वो रैंडम एरर हो गया। हम आपको बताए रैंडम एरर, जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है, अचानक इस तरह के एरर जो है देखने को मिलता है, ठीक है, एकाएक इस तरह के एरर देखने को मिलता है। रैंडम एरर्स आर दोज एरर whose causes cannot be established because of random variation in the parameter or the system of measurement, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल के कारण, मैं रैंडम करने का मतलब अचानक, ठीक है। तो इस तरह के एरर के काउज किस कारण से हुआ, या पहले से हमको कोई भी चीज़ पता नहीं होता है इस तरह का एरर का, ये एकाएक एरर आता है, और एकाएक जब एरर आता है तो इस एरर से आपको निपटना पड़ेगा, जिसके बारे में पहले से आपको कुछ भी पता नहीं होता है। The happening or disturbances about which we are unaware are lumped together and called random or residual, and error caused due to these happening are called random error. Means ऐसा एरर जिसके बारे में आप अनअवेयर रहते हैं, अनअवेयर जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं रहता है, ठीक है ना, और इस तरह के एरर को आता है, और इस तरह के जो हैपनिंग होता है, इस तरह का जो घटना घटता है उसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में पहले से हमको कुछ भी पता नहीं रहता है।
तो टाइप्स ऑफ एरर देखे, जिसमें पहला देखे ग्रॉस एरर, सेकेंड देखे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप का, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, और एक हो गया आपका रैंडम एरर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर हो गया, टाइप्स ऑफ एरर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन एरर से ही है, पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे, पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे, तो वहां से हम क्वेश्चन पुट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है ए रेसिस्टेंस हैज नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 ओम व्हेन इट इज मेजर्ड इट्स एक्चुअल वैल्यू इज फाउंड टू बी 60 ओम। कह रहा है एक रेसिस्टेंस है जिसका नॉमिनल वैल्यू है 50 ओम, और जब इसको हम लोग मेजर करते हैं, कि मेजर करते हैं मतलब किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग मेजर करेंगे, तो जब इसको हम लोग मेजर करते हैं तो पता चलता है इसका वैल्यू कितना है, 60 ओम है। कहने का मतलब ट्रू वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ट्रू वैल्यू 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, और मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू है 60 ओम। अब कह फाइंड द परसेंटेज लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हम आपको बताए थे, एरर एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100, और एरर इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, इसी को तो हम लोग एरर बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब मेजर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेजर्ड वैल्यू 60 दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है ना, बट्टे ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा, तो ये 10/50 गुने 100, 50 दूना 100, 10 दूना 20%। ठीक है, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना आ गया, परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना आ गया, 20% आ गया। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी चेक करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट का कितना एक्यूरेसी है चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर ही निकालते हैं। परसेंटेज लिमिटिंग एरर बोलिए या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, इसी को हम लोग रिलेटिव स्टैटिक एरर ही मानते हैं। तो अगर एरर इस इंस्ट्रूमेंट का 20% है तो एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर क्वालिटी आपको चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालते हैं, या उसी को हम लोग लिमिटिंग एरर बोलते हैं, लिमिटिंग एरर निकालते हैं। और इसका फार्मूला एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100 होता है, यहां से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है, जैसे द एरर मेनली काउज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक्स। हम आपको बताए ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा जो एरर होगा वो एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन मिस्टेक से जो और एरर होगा उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रॉस एरर ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही होता है, तो ह्यूमन के द्वारा जो मिस्टेक किया जाता है उस तरह के एरर को हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। तो ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा जो एरर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बालक, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, द एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर इन द प्रोसीड्योर ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स इन एन। ठीक है ना, कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर, आप सही तरह से अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, गलत तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो इस तरह का एरर को क्या बोलेंगे, तो ये ग्रॉस एरर ही हो गया ना, ग्रॉस एरर हो गया। ठीक है ना, रॉन्ग एप्लीकेशन, सही से आप इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सही से इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेगा, तो जो एक्सपेरिमेंटर है वही ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एरर। मीन्स जब आप सही तरीका से आप इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे तो आप ही ना उसके लिए जिम्मेवार हैं जी। इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपका सही है बट आप जो उसका अपनी यूज कर रहे हैं वो आपका सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। तो इस तरह के एरर को हम लोग
ग्रॉस एरर बोलेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, ग्रॉस एरर हो जाएगा, ग्रॉस एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। इंडिकेटेड वैल्यू बोलिए या मेजर्ड वैल्यू बोलिए, मेजर्ड वैल्यू या इंडिकेटेड वैल्यू, बोथ आर सेम। ठीक है, कह रहा डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिकेटेड वैल्यू या बोलिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इंडिकेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर। और परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है, तो ये होता है एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है ना, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। और इसी से परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर से ही हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को चेक करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का क्या क्वालिटी है, उसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। कह रहा है एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर प्रोड्यूस किया जाता है, वो किस कैटेगरी के अंदर में आएगा। ठीक है ना, किस कैटेगरी के अंदर में आएगा, तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस किया जाएगा वो किसके कैटेगरी में आएगा, तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगा ना। सिस्टमैटिक एरर का 3 टाइप, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस किया जाएगा वो किसके कैटेगरी में आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा भाई, तो वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है ना, विच कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आएगा ये पूछ रहा है। अगर पूछता द एरर इंट्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो ऐसे एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। बट कह रहा है कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर में आता है। ग्रॉस एरर के अंदर में, तो ग्रॉस एरर में तो ह्यूमन मिस्टेक के कारण आता है, ह्यूमन मिस्टेक के कारण आता है, ह्यूमन बीइंग के कारण, ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग के मिस्टेक के कारण जो होता है। रैंडम एरर, ठीक है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में पहले से आपको पता या अनअवेयर आप रहते हैं। ठीक है ना, और इन्वायरमेंटल एरर हो गया, तो ये तो डस्ट पार्टिकल या ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, डस्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के कारण प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के कारण प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, इसको कंसीडर करना है। ह्यूमन एरर, improper application of instrument, error due to one part of an instrument, error due to effect of environment। कह रहा which of the above come under the type of systematic error। कह रहा इसमें से कौन सा जो है सिस्टमैटिक अंदर, सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगा। तो सिस्टमैटिक एरर की जब बात हो रहा है तो इसके अंदर में 3 आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो देख लीजिए ये तीनों के अंदर में कौन कौन आया है। तो ह्यूमन एरर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो ग्रॉस एरर में चला जाएगा। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी ग्रॉस एरर में हो गया, ह्यूमन बीइंग के द्वारा होगा। एरर ड्यू टू वन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वन पार्ट मतलब जो घिसा हुआ पार्ट है, घिसा पीटा पार्ट है, घिसा हुआ पार्ट है इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कारण तो ये सिस्टमैटिक एरर में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कारण जो प्रभाव के कारण जो आएगा वो भी आ जाएगा सिस्टमैटिक एरर में। तो तीसरा और चौथा आ जाएगा, तीसरा और चौथा आ जाएगा सिस्टमैटिक एरर के अंदर में। पहला और दूसरा जो है ग्रॉस एरर के अंदर में आ जाएगा,
ठीक है ना, पहला और दूसरा ग्रॉस एरर में आएगा, सिस्टमैटिक एरर के अंदर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 and 4 हो जाएगा, 3 and 4। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की बात कर ले हम लोग, एक्यूरेसी की बात कर ले तो एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा, ठीक है ना। अब एक्यूरेसी को पहले समझिएगा, एक्यूरेसी को समझिएगा। एक्यूरेसी तो ट्रू वैल्यू के नजदीक जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, उसके क्लोज जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतना एक्यूरेट है। मतलब मान लीजिए अगर ट्रू वैल्यू जो है ना 5 वोल्ट दिया हुआ है और आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो आपको 4.9 वोल्ट आया, 4.91 वोल्ट आया, 4.93 वोल्ट आया, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे ऐसे को, हम लोग बोलेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है, इसका एक्यूरेसी क्या है, अच्छा है। क्योंकि ट्रू वैल्यू अगर 5 वोल्ट था तो उसके क्लोजनेस, उसके नज़दीक जो वैल्यू देगा उसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो वैल्यू देगा उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा कब होगा, जब उस इंस्ट्रूमेंट से एरर कम प्रोड्यूस होगा। मीन्स एक्यूरेसी और एरर में समानता है, एक्यूरेसी और एरर में रिलेशन है। अगर एक्यूरेसी अधिक है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इसका मतलब ये है जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर कम प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना। या अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है जिसको 50-50 वर्ड या 20-20 वर्ड दिए लिखने के लिए, 20 वर्ड दिए एक स्टूडेंट ए को और 20 वर्ड दिए स्टूडेंट बी को लिखने के लिए, 20 को वर्ड दिए, वर्ड मीनिंग दिए जो तुम लिख के बताओ जो 20-20 वर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है ए, ये 19 को स्पेलिंग सही लिखा, 19 स्पेलिंग जो है सही लिखा, स्पेलिंग सही लिया। और ये जो स्टूडेंट बी है ये 20 में से 10 स्पेलिंग क्या लिखा, सही लिखा, और 10 स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो अब आप बताइए किसका एक्यूरेसी अच्छा हुआ। तो आप कहेंगे सर ये तो 19 सही किया, मीन्स इसका एक्यूरेसी अधिक होगा, इसका एक्यूरेसी अधिक होगा। एक्यूरेसी इसका अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एरर कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर एरर कम प्रोड्यूस किया जा रहा है मतलब उसका एक्यूरेसी जो है अधिक होगा, ठीक है ना, उसका एक्यूरेसी अधिक होगा। और इसका एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये एरर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी, it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. करा, it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू के लिए से जितना नजदीक होगा, मतलब हम ट्रू वैल्यू जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 वोल्ट लिए तो उसके नज़दीक कितना आ रहा है। जैसे 2 स्टूडेंट का हम लोग दिए जो 20-20 वर्ड जो है लिखने के लिए दिए, और एक स्टूडेंट 19 को सही कर रहा है, वो 10 स्पेलिंग सही कर रहा है। तो जिसका 19 सही है उसका ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू अगर 20 था तो 20 के करीब जो आएगा वो उसका एक्यूरेसी उतना ही अधिक माना जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, इट इज़ द क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आए। जैसे मान लीजिए आप बाइक खरीदे और आपको बोला गया जो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड देगा, ठीक है ना। तो जब आप रोड पे लाते हैं तो अब आप मान लीजिए एक आदमी बाइक खरीदा, उसको दिया 59 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और एक बाइक खरीदा उसको 60 किलोमीटर पर आवर बोल के दिया, और इसका जो एक्यूरेसी है ये 10 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड दे रहा है। तो अब आप बताइए जो किसका एक्यूरेसी अच्छा होगा,
ठीक है ना। तो जो अगर ये ट्रू वैल्यू हो गया तो इसके करीब जिसका वैल्यू होगा उसका एक्यूरेसी अधिक मानेंगे, है ना। तो उसका एक्यूरेसी अधिक मानेंगे। तो ट्रू वैल्यू के नजदीक जो वैल्यू देगा उसके जो क्लोज वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा है। एक्यूरेसी ऑफ एन मेजरमेंट मींस कन्फॉर्मिटी टू ट्रूथ। ये ट्रूथ के कन्फॉर्मिटी उसके करीब वैल्यू को बताता है। जब भी कन्फॉर्मिटी वर्ड यूज होगा इसका मतलब है जो ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। एक्यूरेसी कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट ऑफ एरर। लिमिट ऑफ एरर के टर्म में भी आप एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं। मींस एरर जितना कम होगा उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो 20% एरर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 100 में से घटा दीजिए, वो उसका एक्यूरेसी हो जाएगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी आपको पता करना है तो आप एरर के टर्म में भी कर सकते हैं, जो एरर वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके टर्म में भी, ठीक है ना। जितना कम एरर प्रोड्यूस करेगा उतना अधिक एक्यूरेसी होगा, जितना ज्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा उतना कम एक्यूरेसी होगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया एक्यूरेसी, ये क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। चलिए बच्चों, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डिफिनीशन से उठा करके दे देगा, डायरेक्ट डिफिनीशन से उठा करके देख रहा, कह रहा एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज। तो एक्यूरेसी का डिफिनीशन क्या होता है बताइए। तो अभी हम लोग देखें, क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ठीक है, कह रहा क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस हो, उसके निकटतम जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। जो ट्रू वैल्यू के नजदीक वैल्यू देगा, निकटतम वैल्यू देगा, तो हम बोलेंगे जो वो एक्यूरेसी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछ देता है, या आपको डिफिनीशन पूछ देगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में बोलेगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, ये सब का डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। तो आपको डिफिनीशन आना चाहिए, डिफिनीशन आपको आना चाहिए। चलिए बच्चा, नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन को समझिएगा। प्रिसीजन में क्या होता है, एक ही रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं इसको, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी, एक ही चीज बार बार प्रोड्यूस किया। मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है ना, मेजर करना है 5 वोल्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हमको आ रहा है 2.3 वोल्ट। फिर मेजर किए 2.31 वोल्ट आ गया, फिर मेजर किए 2.3 वोल्ट आ गया, फिर मेजर किए 2.3 वोल्ट आ गया। बार बार सेम ही वैल्यू रिपीट होगा ना, तो हम बोलेंगे इसका जो है प्रिसीजन अच्छा है, प्रिसाइज है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। एक ही वैल्यू को बार बार अगर रिपीट करेगा तो, ठीक है ना। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है जरूरी नहीं है ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे प्रिसाइज तो है क्योंकि बार बार एक ही तरह का वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, 2.3 वोल्ट, 2.31 वोल्ट, फिर 2.3 वोल्ट, फिर 2.3 वोल्ट, बार बार एक ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। बट इसको हम लोग एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, इसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको 5 वोल्ट ट्रू वैल्यू था और इसका आधा तक भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये अच्छा एक्यूरेसी तो इसको नहीं मानेंगे, बट हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, प्रिसीजन है, ठीक है। या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। जैसे 10.3 है, 10/3 को अगर भाग देना है तो एक बच्चा लिखा 3.33, दूसरा बच्चा लिख दिया 3.3333, तीसरा बच्चा लिखा 3.333333, चौथा बच्चा लिखा 3.333333। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सही है कौन गलत है, तो आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। बट प्रिसाइज किसको हम लोग बोलेंगे, ज्यादा प्रिसाइज है। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज बोलेंगे। मतलब एक ही तरह का वैल्यू बार बार प्रोड्यूस करेगा
तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, ठीक है ना। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट दैट इज गिवन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। रिप्रोड्यूसिबिलिटी टर्म जब भी आपको दिखेगा ना तो प्रिसीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब एक ही वैल्यू को बार बार प्रोड्यूस करना, रिपीट होना एक ही वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन है, प्रिसाइज दे रहा है। द टर्म प्रिसाइज मीन्स क्लियरली और शार्पली डिफाइंड। प्रिसाइज जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, तो क्लियरली या फिर शार्पली डिफाइंड इसका मतलब होता है। प्रिसीजन इज यूज्ड इन मेजरमेंट टू डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी और द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी या कंसिस्टेंसी, बार बार सेम वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि जो वो एक्यूरेट होगा। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर नॉट गारंटीड फॉर एक्यूरेसी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, एक ही वैल्यू को बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब नहीं है जो वो एक्यूरेट भी होगा, हो सकता है जो एक्यूरेट नहीं भी हो, ठीक है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा जरूरी नहीं है कि क्या होगा, एक्यूरेट हो। ये बात को भी ध्यान में आप रखेंगे, ये बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक ही वैल्यू बार बार प्रोड्यूस कर रहा था, बट यहाँ 5 वोल्ट लाना था और ये 2.3 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं हुआ, बट प्रिसाइज है क्योंकि सेम वैल्यू बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे बट एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। अब इस डायग्राम से सीखिएगा, इस डायग्राम को देखिए, इसमें 4 फिगर हम लिए हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम 4 फिगर लिए हैं, ये इसका टारगेट है, ये जो है टारगेट है, सबसे अंदर वाला दिख रहा है, ये वाला टारगेट है, ठीक है ना, ये टारगेट है। जब भी आर्चरी देखते होंगे, तीर से जो है इसी तरह से खींच के मारता है तीर से, तो इसमें रखना होता है। तो ये 4 फिगर को आप देखिए और इस 4 फिगर से समझिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग एक्यूरेट बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपका टारगेट है ना, तो टारगेट के नज़दीक जो है, टारगेट के नज़दीक जो है ये वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। प्रिसाइज क्यों बोले हैं, देखिए एक ही आसपास जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही आसपास जो है, तीर से मानिए तीर से मार रहा है, तो आसपास है सभी वैल्यू, मतलब एक ही तरह का वैल्यू बार बार प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये एकदम टारगेट को क्या किया, भेद दिया। आप देखते होंगे आर्चरी में इसी तरह का रहता है ना, तीर निशान से मारते हैं, तो ये क्या किया, जो आपका टारगेट था उसको भेद दिया, मीन्स टारगेट के पास गया, तो ये आसपास भी है और टारगेट के करीब भी है, तो ये दोनों चीज हो गया, एक्यूरेट भी हो गया और प्रिसाइज भी हो गया। ये टारगेट के नज़दीक था इसलिए एक्यूरेट हो गया, बट प्रिसाइज नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्यूरेट हो गया। प्रिसाइज मतलब एक ही जगह एक ही वैल्यू को बार बार प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। और ये देखिए, ये टारगेट के पास भी है और आसपास में वैल्यू प्रोड्यूस कराता है, दोनों है। टारगेट को डायरेक्टली क्या कर रहा है, टारगेट को ये अचीव कर रहा है, तो एक्यूरेट भी हो गया, प्रिसाइज भी हो गया। और ये देखिए इसका वैल्यू जो है अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो ना तो ये एक्यूरेट है, ना तो ये टारगेट को भेद कर रहा है, और ना ये प्रिसाइज है, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है ना, तीर के निशान से ही मान लीजिए, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज था बट एक्यूरेट नहीं था, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, ठीक है, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। और ये जो है ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, दोनों में से कुछ नहीं है, ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। अब हम एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में नहीं आया कि नहीं आया, इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ कि नहीं। प्रिसाइज मतलब एक ही वैल्यू बार बार प्रोड्यूस करेगा, एक ही जगह पे, से तीर से मारे ना और एक ही जगह पे आसपास लग रहा है, तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। और डायरेक्ट ये टारगेट को भेद रहा है, टारगेट के मीन्स ट्रू वैल्यू हो गया, टारगेट मतलब ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो वैल्यू, निकटतम वैल्यू जो प्रोड्यूस करेगा, तो वो एक्यूरेसी के बताता था। अगर ये टारगेट था तो देखिए टारगेट को भेद रहा है ना, तो ये एक्यूरेसी भी दे रहा है और आसपास में जो है इसका जो है सेम वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है,
तो प्रिसाइज भी हो गया। और ये ना तो टारगेट को भेद रहा है और ना ही एक जगह वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। एक जगह वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा था, इसको हम प्रिसाइज बोल दिए थे, बट ये अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ना ही प्रिसाइज हुआ और ना ही एक्यूरेट हुआ, ठीक है, ना ही प्रिसाइज हुआ और ना ही एक्यूरेट हुआ। क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लियर है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए, आई होप आप लोग को एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जब भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी वर्क आए, ठीक है ना, मतलब क्या हो जाएगा? प्रिसीजन हो गया। द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी among several independent measurements of same true value under reference condition is known as। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात हो रहा है, एक ही वैल्यू बार बार प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको प्रिसीजन बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिसीजन बोलेंगे। प्रिसीजन बोलेंगे। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्लास में जो है रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी को करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी को देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।